अगर कोई मुझसे ये कहता ना सीज़न की स्टार्टिंग में कि भाई यूनाइटेड 7 फिनिश कर रही होगी 11 मैच बाद, लिवरपूल से ऊपर होगी, चेल्सी के खिलाफ अपना गेम निकाल लिया होगा, लिवरपूल के खिलाफ अपना गेम निकाल लिया होगा, टॉटनम ड्रॉ कर ली होगी, सनडरलैंड के खिलाफ अपना गेम निकाल लिया होगा और आर्सेनल से ऑलमोस्ट जीत लिया होगा, भाई मैं तुम्हारे मुंह पे थूक देता। तुम्हारे मुंह पे थूक देता भाई, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। तुम पिछला सीजन अपना देखोगे, हम 15 फिनिश करे, उसके बाद अगर तुम इस सीजन में आते आते ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि टॉप 4 टारगेट कर रहे होंगे भाई, तो तुम चूतिए थे। लेकिन हमारी टीम ने वो करके दिखाया है। हम 4 पॉइंट पीछे हैं टॉप 4 से। अभी हम 7 फिनिश करे हुए हैं 18 पॉइंट्स के साथ, सॉलिड पोजीशन में है, लिवरपूल से ऊपर है। भाई ये चीज़ें ना अगर तुम पिछले सीजन देखते ना पॉसिबल नहीं लग रही थी। हाँ तुम बोलोगे भाई ये कैसा क्या कहते हैं छोटा माइंडसेट है, 7th रहने पे खुश हो रहे हो भाई, लेकिन हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अभी पिछली बार से जो देखोगे ना, उस बार से ये चीज़ होना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ हो रही है। तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस एंड वी शुड अप्रिशिएट आवर टीम की एक स्टेबल उस पोजीशन में आ चुकी है जहाँ पे वो मैचेस निकाल पा रहे हैं और रिजल्ट्स ग्राइंड कर पा रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज दिस कि हम रिजल्ट्स ग्राइंड कर रहे हैं, हमारे शोल्डर्स नहीं गिर रहे हैं। हम अगर कोई मैच खेलने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 90th मिनट तक हमारा हर प्लेयर उस गेम को जीतने की ट्राई कर रहा है, और आई थिंक दिस इज द वेरी बिग पॉजिटिव फॉर मैन यूनाइटेड। क्या हमारी टीम परफेक्ट रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमारी टीम ने फ्लॉलेस गेम खेला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन तो भी बहुत सारे पॉजिटिव साइंस हैं जिनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो पिछले सीजन नहीं हो रहे, तो पिछले के पिछले सीजन भी नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें टीम में दिख रही है। टीम यूनाइटेड दिख रही है, टीम बैच के लिए खेल रही है, टीम मैनेजर के लिए खेल रही है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग पॉजिटिव्स ऑफ मैन यूनाइटेड, जो पिछले बहुत सारे सीजन से नहीं दिखा है और अब दिख रहा है। मैन यूनाइटेड के मैचेस की बात करें तो हम लोगों ने अपने सीजन की स्टार्टिंग करी थी आर्सेनल के खिलाफ, जहां हमें 1-0 की लॉस मिली थी। उस गेम में भले ही हम हार गए थे, लेकिन अगर उस गेम को पूरी तरीके से तुम देखोगे तो एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग थी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव्स देखने को मिले थे उसमें। जिस तरीके से कूनिया ने परफॉर्मेंस दी थी, एम्बुएमो ने परफॉर्मेंस दी थी उस गेम में, वो बहुत अच्छा था। इवन माउंट भी बहुत अच्छा था उस गेम में। तो वो गेम में हमें भले ही लॉस मिली थी, लेकिन एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नोट से स्टार्ट किया था कि हाँ भाई गेम में रिदम दिख रही है, गेम में थोड़ी सी यूनिटी दिख रही है कि हाँ थोड़ा फ्लॉलेसनेस है और ये काम कर सकता है। वहीं आपने दूसरे गेम पे आया तो फुलम वाला गेम। आई थिंक फुलम वाला गेम मैन यूनाइटेड को बहुत ड्रेडफुल था, मतलब बहुत घटिया गेम था। वहाँ पे ब्रूनो ने भी एक पेनल्टी मिस कर दी थी एंड के टाइम पे, जहाँ वो उनको जिता सकती थी। लेकिन भाई वो गेम ओवरऑल अगर तुम परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो जो तुम आर्सेनल का गेम देखोगे और फिर जो तुम फुलम वाला गेम देखोगे, तो बहुत बड़ा डिप था उसमें। और यही इस सीजन की आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि हम लोग ये हम लोग बहुत ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्म में रहे हैं कि परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, कंसिस्टेंटली नहीं आ रही। अभी 5 मैचेस से आई हैं, लेकिन अगर तो स्टार्टिंग में देखो तो ये चीज़ बहुत हुई थी कि हम लोग अच्छा कर रहे थे, बुरा खेल रहे थे, अच्छा कर रहे थे, बुरा खेल रहे थे। तो यही चीज़ फुलम वाले गेम में हुई थी। उसके बाद फिर आई थिंक उसके बाद ग्रिम्स भी आया था, जो आई थिंक सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन थी, और आई थिंक ये सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन है पिछले 5 सालों में। अगर इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन कोई थी तो वो थी 7-0 वाली लॉस जो हमको मिली थी, क्या कहते हैं, अपने लिवरपूल के खिलाफ। अगर उसके बाद कोई बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है तो आई थिंक यही है, ग्रिम्सबी के खिलाफ हारना। मैं इवन जो मैन सिटी के खिलाफ 6-3 हुआ था उसको भी नहीं रखूंगा। भाई वो तो हमसे बहुत अच्छी टीम थी। अरे ये तो लुल्ली टीम है भाई, सेमी प्रो प्लेयर्स तुम्हें तो हरा के चले गए। चलो लेकिन उसके बाद उन्हें करेंगे नहीं कि भाई चलो वो द पास्ट इन द पास्ट। उसके बाद मैन यूनाइटेड वर्सेस बर्नली का गेम हुआ। आई थिंक दिस वाज अ डिसेंट गेम, हमने एंड में विक्ट्री निकाल ली थी 3-2 की, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक रेलिगेशन टीम है। हम उसके खिलाफ हमारी एक कंफर्टेबल विन आनी चाहिए, लेकिन मैन यूनाइटेड बीइंग मैन यूनाइटेड, जहाँ पे उन्हें पॉइंट्स निकालने चाहिए वहाँ वो नहीं निकालते। यहाँ पे उन्होंने जैसे तैसे करके पॉइंट्स निकाल लिए, तो आई थिंक इट वॉज गुड। बर्नली के बाद हमारा गेम आता है मैन सिटी के खिलाफ। आई थिंक इस गेम में तो किसी को उम्मीद नहीं थी, मैन यूनाइटेड ने पूरी टांगे खोल दी थी अपनी, 3-0 से हारे। कुछ मैं गेम के पहले मिनट से लेकर स्टार्टिंग तक एक चांस नहीं था। अल्ताय बाइंदर गोलकीपिंग में था भाई, उसके पैर कांप रहे थे जब हालैंड भागता हुआ आ रहा था उसकी तरफ। वो गेम तो भाई बहुत, वो तो अच्छा पास नहीं हुए, जिस तरीके से हमारे हालात थे वो तो 5-6 वाला था। लेकिन वो तो शुक्र है कि मैन वो क्या कहते सिटी ने 3 ही मारे हमारे खिलाफ। उसके बाद आया चेल्सी वाला गेम। आई थिंक चेल्सी वाले गेम से ना थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई थी। आई थिंक चेल्सी वाला गेम एक ऐसा गेम था जिसने हमारी रिदम थोड़ी स्टार्ट करी। वहाँ पे हम 2-1 जीते, दोनों टीमों को रेड कार्ड मिल गए थे। आई थिंक सबसे पहले चेल्सी को रेड कार्ड मिला जहाँ सैंचेज ने एम्बुएमो पे टैकल किया, वो बाहर हो गया। उसके बाद कैसी को भी मिल गया, लेकिन तब तक हम 2-0 की क्या कहते हैं लीड ले चुके थे, तो उसके बाद हमने जैसे तैसे करके होल्ड कर लिया गेम। ओवरऑल वो गेम बहुत अच्छा था। उसके बाद आया ब्रेंटफोर्ड वाला गेम जहाँ हम 3-1 से हारे, वो बहुत घटिया गेम था। उस गेम में भाई ऐसा लग रहा था कि मैन यूनाइटेड करना ही नहीं चाह रही है कुछ, वो कुछ नहीं करना चाह रहे थे उस गेम में। लेकिन तो भी चलो, एक आई थिंक ग्रिम्सबी, ब्रेंटफोर्ड और फुलम, ये 3 गेम अभी 11 मैचेस में रहे हैं जो हमने खेले हैं प्रीमियर लीग में।
जो मतलब बहुत ही घटिया है, जिनको साइड कर सकते हो। मैं सिटी वाले गेम को कहूंगा नहीं कि सिटी वाले की हमारी क्वालिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 3 गेम है जो आई थिंक मैं कहूँगा बहुत घटिया है। एक में हमने ड्रॉ निकाला, 2 में हम हारे। ब्रेंटफोर्ड के बाद हमारा एक रन स्टार्ट हुआ जहां हमने सनदरलैंड के खिलाफ 2-0 की विक्ट्री निकाली, और लोग भाई बहुत कह रहे थे ना कि भाई सनदरलैंड को हरा के क्या खुश हो रहे हो, कहाँ गई आर्सेनल भाई उनके खिलाफ, कहाँ कहाँ गई चेल्सी उनके खिलाफ भाई, इन सबकी परफॉर्मेंस तो आई नहीं। मैन यूनाइटेड ने विक्ट्री निकाली तो भाई तुम लोग कहते हो कि भाई ये क्या छोटी टीम के खिलाफ जीते खुश हो रहे हो, तुम्हारी टीम ने कितने गेम जीत लिए उनके खिलाफ। हाँ, भाई यही होता है मैन यूनाइटेड के खिलाफ जो एजेंडा चलता है ना कि हम अगर जीत जाएं और सेलिब्रेट करें, तो सबको दिक्कत हो रही है कि तुम्हें तो सनदरलैंड के खिलाफ सेलिब्रेट करो, भाई क्यों ना करें। तुम्हारी लिवरपूल टीम भाई क्या कहते हैं, एक एंड मोमेंट में विक्ट्री 90th मिनट में गोल मार के ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि यूसीएल जीत गए। हम अगर सनदरलैंड के खिलाफ जीत के सेलिब्रेट करें तो उन्हें दिक्कत हो रही है। तो भाई ये मुझे मीडिया का मतलब आउटरीच समझ नहीं आता, एक बायस्ड आउटरीच समझ नहीं आता। उसके बाद भाई दिवाली का दिन 2-1 से हराया हमने लिवरपूल को, भाई सबसे सेटिस्फाइंग विक्ट्री ऑफ दिस सीजन। इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग विक्ट्री हो नहीं सकती थी इस सीजन में, क्योंकि ये गेम ऐसा लग रहा था ना कि भाई ये नहीं निकाल पाएंगे, कि भाई 500 मिलियन लेके आ रहे हैं भाई वो लोग, कि इनके खिलाफ कैसे जीतेंगे भाई, लेकिन हमने निकाल लिया विक्ट्री, 2-1 निकाला यहाँ पे। उसके बाद ब्राइटन वाला आया, ब्राइटन को 4 पहले हमने भाई, ब्राइटन वाला गेम वॉज ब्रिलियंट। उसके बाद हमारा आया नॉटिंगम वाला गेम, आई थिंक मैं नॉटिंगम वाला और टॉटनम वाला दोनों हमने 2-2 से ड्रॉ करे हैं, दोनों हमने लीड बॉटल करी है। लेकिन ये चीज़ पिछले साल भी हो रही थी कि हम लीड ले रहे थे लेकिन बॉटल कर रहे थे, लेकिन पिछले साल जो चीज़ नहीं हो रही थी और इस साल जो चीज़ हुई है, दोनों गेम में हमने मैच को ग्राइंड किया और 1 पॉइंट निकाला उससे। भाई ये एक एक पॉइंट ना तुमको एंड में बहुत काम आते हैं। यहाँ पे अगर तुम अपना शोल्डर ड्रॉप करके हार जाओगे ना भाई, तो फिर लगता है कि यार ये गेम बॉटल कर दिया और ये गेम हाथ में था चला गया। लेकिन आज क्या हुआ, तुमने क्या कहते हैं 1-0 से 2-1 किया नॉटिंगहम के खिलाफ, तुमने एंड में 2-2 करके गेम जीत ली, ड्रॉ कर लिया। तुमने टॉटनहम के खिलाफ 1-0 की क्या कहते हैं लीड ली, फिर 2-1 करा लिया, फिर तुमने डेलिट के हेडर से उस गेम को इक्वलाइज किया। तो ये चीज़ अब हो रही है ना, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव। अगर प्लेयर्स की बात करें तो भाई अपनी स्टार साइनिंग, अपना स्टार प्लेयर और अभी तक का जो बेस्ट प्लेयर है एम्बुएमो, मतलब ही हैज़ बीन अ ब्रिलियंट प्लेयर ब्रो। जब से आया पहले दिन से आया और पहले दिन से अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर बन के निकल रहा है। अगर इसके साइड में कोई बेस्ट प्लेयर है तो डिलीटी है, वो अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज करता है। अगर मैं अटैकिंग फॉर्म में अगर किसी को बोलूँ कि कौन बेस्ट रहा है, एम्बुएमो है ब्रो। ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली ब्रिलियंटली, मतलब पहले गेम से लेके पहले मिनट से लेके जो उसने मैन यूनाइटेड शर्ट्स में खेला है और अभी तक ही हैज़ बीन प्लेइंग ब्रिलियंटली। हर एक गेम में परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, हर एक गेम में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर अस। अगर दूसरे प्लेयर की बात करें कुन्या, कुन्या का भी 1-2 गेम पहले क्या कहते हैं गोल रजिस्टर हुआ, लेकिन लोग कह रहे थे उससे पहले कि वैसा गोल नहीं आ रहा था। भाई ही इज इफेक्टिव। भाई वो जिस तरीके से ना डिफेंसिव ड्यूटीज दे रहा था, जिस तरीके से होल्ड अप प्ले में हेल्प कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा था, ही वॉज ब्रिलियंट। बॉल कैरिंग में हर चीज में कुनिया वॉज टॉप नॉच। तो मैं कुनिया को ना गोल्स के बेसिस पे जज ही नहीं करूंगा कि जस्ट बिकॉज कभी एक गोल आया तो मैं उसको जज करूँ, नहीं भाई उसने गोल से भी बढ़ के चीजें करी हैं जिसने मैन यूनाइटेड सिस्टम को काम करने में हेल्प करी। क्योंकि जिस तरीके से मोरिम का सिस्टम काम करता है ना, अगर उसमें कुनिया वो चीजें ना करे ना, तो ना एम्बुएमो को उतनी फ्रीडम मिलेगी, ना अप टॉप सेस्को को उतनी फ्रीडम मिलेगी, ना साइड में अमाद को उतनी फ्रीडम मिलेगी। तो कुनिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उस चीज को बहुत ही ब्रिलियंटली निभा रहा है। बाकी प्लेयर की बात करें सेस्को, सेस्को पे भाई बहुत सारी एलिगेशन उठी कि भाई इंजरी फेक कर रहा है, ये वो, भाई ये सब बहुत फालतू बातें हैं। आई थिंक ऐसी छोटी बातें तो किसी भी फैन बेस को नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने प्लेयर के खिलाफ तो ऐसी बातें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हाँ उसका ये अभी पिछले 2-3 गेम बहुत वेस्टफुल गए हैं, परफॉर्मेंस में बहुत डिप आया, लेकिन भाई ही इज़ एडजस्टिंग। अभी 3 महीने उसको आए हुए हुए इस लीग में, जिस लीग से वो आया है और जिस लीग में अभी वो खेल रहा है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं उसे टाइम दूंगा एडजस्ट होने में। ही इज़ अ गुड टैलेंट और वो हमारे लिए फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। हाँ अभी 1-2 परफॉर्मेंस बुरी रही है, लेकिन उस पर हमको उस पर इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें तो अमाद हैज़ बीन परफॉर्म ब्रिलियंटली नाउ, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग जिस तरीके से हुई थी ना भाई, वो बहुत बुरी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से उसने पेस पकड़ी है वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अमाद उस साइड से ना परफॉर्मेंस दे नहीं रहा था, तो उस वो जो पूरा एरिया था ना वो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए क्रिटिकल हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे करके अमाद ने अपनी पेस पकड़ ली और अब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। वहीं पर काशी, अरे दादाजी ने तो भाई जिस तरीके से अपना रिडेम्पशन आर्क दिखाया है, क्योंकि जब अमोरिम आया था ना उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे ना तो वो कह रहा था कि काशी ना टोबी कॉलियर से भी पीछे है अभी पैकिंग ऑर्डर में, और उसने वहाँ से अपने आप को स्टार्टर बनाया है, वहाँ से उसने अपने आप को एक रेगुलर परफॉर्मर बनाया है और ही हैज़ बीन डन डूइंग दिस थिंग
सिंस हिज फर्स्ट सीजन भाई, जब वो पहले सीजन आया था ना, सामने उसमें सवाल उठाए थे कि भाई ये कहाँ परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन ही डिड इट। ठीक है ना। जब वो फुटबॉल, जब लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव यू वाला कमेंट आया ना जेमी कैरिगर की तरफ से, उसके बाद भी ही प्रूव्ड हिम रॉन्ग। तो ही इज डूइंग दिस सिंस स्टार्ट ऑफ हिज करियर ऑफ मैन यूनाइटेड, और ये वही बंदा करता रहेगा। दैट इज वाई कैसी इज लव्ड बाय द होल फैन बेस। भले ही वो एक दो जगह गलतियां करता रहे, इसलिए कैसी को प्यार किया जाता है, क्योंकि भाई वो परफॉर्म करता है इस तरीके से। भाई ब्रूनो की बात करें तो भाई ब्रूनो हैज बिन ऑन ऑफ प्लेयर, कभी अच्छा करता था कभी बुरा करता था, वो भाई वो रहा भी है ऐसा ही प्लेयर। वो जिस तरीके का प्लेयर है ना, उसकी ऐसी परफॉर्मेंस ही आएंगी, लेकिन उसका एक बॉल जो उसके पैर से निकलेगी भाई, वो तुमको गोल दिलवा देगी। आई थिंक इसलिए ब्रूनो खेलता भी है टीम में, क्योंकि वो एक दो चांसेस आउट ऑफ नोवेयर बना देगा, जहाँ से कुछ नहीं दिख रहा होगा वहां से वो एक चांस बना देगा और वहां से तुम गोल स्कोर कर लोगे। वहीं बात करें अपने लेफ्ट विंग बैक पे रोल पे, तो डोरगू हैज़ बिन डूइंग गुड, कभी अच्छा करता है कभी बुरा करता है, मतलब बहुत ही इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन बहुत ही रॉ भी है, अभी ये भी देखना पड़ेगा, बहुत यंग है। तो उस पर आप क्या कहते हैं अपना फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डायलो जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, मुझे तो उसको फील्ड पे देखना पसंद नहीं है। और वो तो उसका रिश्तेदार है अमोरिम का, वरना तो भाई इसको कोई मैनेजर खिलाए ना। अगर सेंटर बैक्स की बात करें, डिलीट आई थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। वो ही हैज़ बिन अ प्लेयर जिसको फ्यूचर कैप्टन माना जा रहा है मैन यूनाइटेड का, और जिस तरीके से उसने अपना गेम इम्प्रूव किया, क्योंकि जिस तरीके से ना वो बायन में ना आउट ऑफ फेवर हो गया था। ठीक है। एरिक डायर उसके ऊपर क्या कहते हैं स्टार्ट कर रहा था, तो जो मैं उसके यूवेंटस वाले दिनों से कहा जा रहा था कि ही विल बी अ ग्रेट डिफेंडर, वो चीज़ पे थोड़ी सी ना दाग लग गया था। और फिर उसका मैन यूनाइटेड में आना तो और सवाल उठे थे, और स्टार्ट ऑफ द करियर में उसने उतना परफॉर्म किया भी नहीं था मैन यूनाइटेड में, लेकिन अब जिस तरीके से उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया टीम में, जितना इंटीग्रल पार्ट है वो टीम का, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर हम साइड में लेनियोरो की बात करें, ही इज डूइंग गुड, ज़्यादा चांसेस मिलते नहीं, बस जो मिलते हैं उसमें परफॉर्म करके दिखाता है। ल्यूक शॉ अगेन, मैं बहुत क्रिटिकल रहा हूँ ल्यूक शॉ के खिलाफ, लेकिन अब जो परफॉर्म कर रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। ठीक है ना। जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा सकता हूँ। तो वही चीज़ है, उस पर मतलब मैं क्रिटिकल था सीजन की स्टार्टिंग में कि भाई इंजर्ड रहता है, जब फील्ड में होता हकता रहता है, लेकिन अब उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और दिखाया है कि हाँ वाई ही डिजर्व टू बी इन द टीम। वही हम दूसरे सेंटर बैक्स की बात करें तो मैगवायर हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। वो प्लेयर उसकी तो अलग ही रिडेम्पशन स्टोरी है भाई, मतलब जितना हेट उसको मिला आई थिंक पिछले कुछ सालों में आई थिंक किसी को नहीं मिला, और जिस तरीके से उसने उस हेट को प्यार में बदला है, आई थिंक दैट इज समथिंग टू लर्न। कि जिस तरीके से उसने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए वो लीडरशिप ग्रुप में भी है। सेन लमेंस तो इज द प्लेयर जिसने हमारी किस्मत बदल दी है भाई, क्योंकि पहले ना जब ओनाना बायंदीर जैसे लोग को देख के ना हम लोग की इतनी रातें खराब हुई हैं, आप जब लमेंस को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ वी हैव समवन रिलायबल इन द गोल पोस्ट, जो हमको वो एक रिलायबिलिटी एक सिक्योरनेस देता है कि हाँ अगर कोई ऐसा आउट ऑफ नोवेयर शॉट आ रहा तो बचा लेगा, ओनाना की तरह कहीं से भी अंदर जाने नहीं देगा। अगर प्लेयर से आगे बढ़ के अमोरिम की बात करें तो भाई वो एक ऐसा मैनेजर रहा है जो स्टबर्न है बहुत ज़्यादा, वो नहीं मानेगा, थ्री एट द बैक ही खेलेगा वो। ठीक है ना। जैसे हम लोग जितना चिल्ला लें भाई वो थ्री एट द बैक ही खेलने वाला है। वो स्टबर्न है, लेकिन उसके क्या कहते हैं सिस्टम में हमने शुरुआत में सवाल भी उठाया कि भाई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब उसने धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी दी है टीम को। ठीक है ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोलता है, मैं समझता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलता है, उतनी चीज़ें उसको फील्ड में दिखती नहीं, पर अब धीरे धीरे चीज़ें दिख रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, प्लेयर्स उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ उसने पता क्या करी है, उसने ये नहीं किया है कि उसने मैन यूनाइटेड को 7 करा दिया है, या उसने मैन यूनाइटेड को बहुत अच्छा फॉर्मेशन दे दिया। द बेस्ट थिंग दैट अमोरिम हैज डन इज टू मेक अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द ग्रुप, क्योंकि भाई यही सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैन यूनाइटेड में मिस कर रही थी, कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव वाइब जो नहीं आ रही थी ड्रेसिंग रूम से बहुत सालों से। ठीक है ना। चाहे जोजे का टाइम हो, चाहे ओले गुना सोल्शायर का टाइम हो, चाहे किसी का भी टाइम हो भाई, किसी के भी टेन्योर में ना कोई पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए एक ड्रेसिंग रूम में, वो चीज़ नहीं थी। बहुत सारे ट्रबल मेकर्स थे, बहुत सारे ऐसे क्राई बेबीज थे जिनको जरा सा कुछ बोल दो तो सोशल मीडिया में जाके रोने लग जाते थे, बहुत से ऐसे लोग थे। लेकिन अब जो मैन यूनाइटेड सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है कि भाई लोग कमिटेड हैं, जितने भी फील्ड पे जा रहे हैं ना, एक एक बंदा कमिटेड है, बैच के लिए कमिटेड है, बैच के लिए खेल रहा है, मैनेजर के लिए खेल रहा है, फैन बेस के लिए खेल रहा है, इन सब के लिए खेल रहा है। तो ये चीज़ें तुम्हें अपने प्लेयर से दिखती हैं ना, तो तुम सोचते हो कि हाँ पूरी टीम एनवायरनमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। और भाई ये चीज़ है कि अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा ना, अगर तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे होंगे तब तुम परफॉर्म करोगे अच्छा, पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर तुम्हारे आसपास ट्रबल मेकर्स होंगे ना, अगर आसपास बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही होगी तो नहीं निकलेंगे परफॉर्मेंसेस, टीम में वो यूनिटी नहीं आएगी कभी भी।
और ये चीज़ अमोरिम ने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करी है टीम में, कि उसने वो रिस्पेक्ट कमांड करी है प्लेयर्स से, और साथ ही साथ वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी मेंटेन किया है, जो एक टीम के जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अपने आगे आने वाले 5 गेम्स की बात करें भाई, तो अपना एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस, वेस्ट हैम, वुल्व्स और बॉर्नमथ है, ठीक है ना। ये हमारे आगे आने वाले 5 गेम है। और जो वैसे तो ओवरऑल देखो ना, तो तुम्हें गेम ईजी लगेंगे कि भाई यहाँ तो पॉइंट्स निकल सकते हैं, लेकिन भाई अगर रियलिस्टिकली बात करूँ ना भाई, तो मैं एवर्टन के खिलाफ जीत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वेस्ट हैम के खिलाफ जीत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इवन सो मैं क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ जीत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन 3 टीम्स के खिलाफ मैं विक्ट्रीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वुल्व्स के खिलाफ मैन यूनाइटेड शत प्रतिशत पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। मैं कोरे कागज में लिख के दे सकता हूँ। मैं जितना अपनी टीम को जानता हूँ ना भाई, ये एक ऐसा गेम है ना जहाँ पे मैन यूनाइटेड बिल्ड टू लूज पॉइंट्स। ये ऐसी ही टीम के खिलाफ हम पॉइंट्स लूज करते हैं। तो यहाँ तो पक्का ही पक्का या तो ड्रॉ होगा या तो हारेंगे। बॉर्नमथ वाले गेम्स में तो उम्मीद रख नहीं रहा हूँ। मुझे पता है इस गेम में 70% हार रहे हैं, देर आर चांसेस हम पॉइंट्स निकाले, लेकिन अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ तो ड्रॉ या हारी होगी इस गेम में। तो मैं रियलिस्टिकली 10 या 11 पॉइंट्स मान के चल रहा हूँ कि इन 15 पॉइंट से 15 पॉसिबल पॉइंट्स में से हमारे निकलेंगे। और हम अगर यहाँ से 10-11 निकाल लिए तो आई थिंक हम लोग टॉप 6 टॉप 5 में आ जाएंगे आराम से, और हमारी जो टॉप 4 की रेस है ना वो ऑन रहेगी। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लीचा भी आ जाएगा, तो वो हमको डिफेंसिवली और अच्छा सॉलिड कर देगा। बाकी हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक माउंट भी आ जाएगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। तो ओवरऑल जो टीम की पूरी कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन रहेगा। माना कि सेस्को इंजर्ड हो गया और कितने दिनों के लिए भी उसको स्पेसिफिक डेट नहीं आई है, लेकिन हम उसके बिना भी काम चला लेंगे। लेकिन अभी जो मैन यूनाइटेड को सबसे ज़्यादा चीज़ देखनी है वो विंटर विंडो में साइनिंग्स देखनी है, क्योंकि जनवरी में आएगा एफकॉन, एम्बुएमो नहीं होगा, माजोरोई नहीं होगा, ये प्लेयर्स नहीं होंगे आपके पास। अगर सेस्को की इंजरी बड़ी निकली तो फिर आप बहुत सारे प्लेयर्स मिस करोगे, और वो ऐसा टाइम होगा वहाँ पे जहाँ पे आपको गेम्स जीतने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ साइनिंग्स करनी है सेंटर मिड में तो करनी है। विंग बैक्स भी लाने थोड़े, क्योंकि हमारा राइट विंग बैक लेफ्ट विंग बैक दोनों ही नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। हमारे राइट पे अमाद खेलता है, अमाद इज नॉट अ नेचुरल विंग बैक, तो उसको वहाँ पे लगातार पूरा फुल सीजन नहीं खिला सकते हो, क्योंकि उसकी ऐसी परफॉर्मेंस फिर आएंगी जहाँ पे आप उसको बहुत ज़्यादा डिप देख रहे होगे। वहीं बात करें अपने लेफ्ट विंग बैक की, तो वहाँ पे दोनों ही ने अपनी ऐसी तैसी कराई हुई है। तो ये कुछ साइनिंग्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एलियट एंडरसन, एंजेलो स्टेलर, इनमें से कोई आएगा। विंग बैक में डिमार्को, डमफ्रीज, इनमें से किसी एक को लाएंगे ही लाना चाहिए। मतलब 30 मिलियन में आई थिंक डमफ्रीज मिल रहा है, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। हाँ वो थोड़ा एजेड है, लेकिन अभी 29-28 वुड बी स्टिल अ गुड साइनिंग, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत यंग कोर है। लेनी योरो इज यंग, एम्बुएमो इज यंग, सेस्को इज यंग, इवन कूनिया इज यंग, क्योंकि 25-26 साल है, अभी आराम से 6-7 साल दे देंगे अपन को। जो यंग कोर है अपनी, डिलिटी भी यंग है, लेमन्स भी यंग है, तो अगर हम थोड़े बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स ले आएंगे तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई गलत होगा। तो हम 29-30 का एज ब्रैकेट भी देख सकते हैं, जहाँ पे वो हमको 2-3 साल ही दे, लेकिन अच्छे दे देगा सस्ते में। तब तक आप एक यंग प्लेयर्स ला के उसको ग्रूम कर सकते हो। तब तक के लिए जीजीएम यू।